पढ़ेंगे फेडरलिज्म के पार्ट में। और इसके पहले हम फेडरलिज्म में ये पढ़ने की कोशिश किए कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, फेडरलिज्म में कैसी गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसकी डिटेल्स हमने जानी। अब हम पढ़ेंगे आगे हम कैसे हमारे यहाँ इंडिया में इसका क्या रोल था फेडरलिज्म का, उसके हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट which has made administration easier. Few states have been created since 1947. हमारी जो कंट्री है, जब हम हमारे लैंग्वेज के आधार पर हमने स्टेट्स बनाए विच हैज़ मेक ताकि हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में सुविधा। और ये जो न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएट हुए 1947 के बाद हुए, और उस समय नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उस समय तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नेशनल लेवल नहीं थी। और रिस्ट्रक्शन ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलैबोरेशन गवर्नमेंट हैज़ लीड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। उस समय हमने क्या किया कि हम रिस्ट्रक्शन किए, हमने फेडरलिज्म को लाने के लिए हमने रिस्ट्रक्चर बनाया कि हम अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए हम अपनी पावर्स को स्टेट और सेंट्रल लेवल पर डिवाइड करेंगे, और ताकि हम रीजनल लोगों के पार्टी को भी डेवलप होने का मौका मिलेगा, उनके भी पावर्स बढ़ेंगे, और इस तरह से कोलैबोरेशन गवर्नमेंट को भी लीड मिली। न्यू कल्चर एक अडॉप्ट हुआ पावर शेयरिंग में, और 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हुआ। 3/4 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने पावर्स को, लेजिस्लेटिव पावर को। मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर को हमने पहले भी पढ़ा है 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम था एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लॉ पास करना, और एग्जीक्यूटिव का काम था उसको हमारे बीच लाना, और जुडिशरी अगर हमारे साथ इनजस्टिस होता है उसके हिसाब से लॉ बनाएगी और हमारे हिसाब हमको उसमें सपोर्ट करेगी। ये हमारी सुरक्षा की व्यवस्था जुडिशरी के पास थी। जुडिशरी पावर आर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दिस एंड देयर लिस्ट। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो हमने पढ़ा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसमें कई ऐसे टॉपिक्स थे जिनको शामिल नहीं किया गया था डिसीज़न लेने के लिए। तो उसमें उस समय वो सब्जेक्ट था ही नहीं जिसको शामिल किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है जिसका डिसीजन लेने का अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, और वो उसके नियम, उसके पावर सब उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। इसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, जो मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीनिंग था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट की बाउंड्रीज बनाई गई। मैनी न्यू स्टेट हैव बीन फॉर्म, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज। मतलब जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय ये डिसाइड किया गया कि जो भी रीजनल लोग हैं, लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, जिस एरियाज़ में ज़्यादा बंगाली बोलने वाले हैं या तेलुगु बोलने वाले हैं या केरल, उनके हिसाब से स्टेट को डिवाइड, इसलिए हमारी बाउंड्रीज चेंज हो गई। हमने देखा भी है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2 इंडिया मैप दिखता है, एक इंडिपेंडेंट के पहले और एक इंडिपेंडेंट के कुछ दिन तक वैसा ही था, और उसके बाद जब हमारे स्टेट बने, नए स्टेट्स बने, तो उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, तो मैप भी हमारे चेंज हो गए हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर, स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एथेंटिसिटी एंड ज्योग्राफी हैज़ मेड द कंट्री यूनाइटेड, द एडमिनिस्ट्रेशन मेड इजी एग्जाम। तो यहाँ पर हमको क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हम जो भी स्टेट से जो लैंग्वेज बोलने वाले थे उनके कल्चर, उनके एथेंटिसिटी और उनके भौगोलिक
जोग्राफिकल जो भी बॉर्डर्स थे उनको समझने और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इजी वे में करने में सुविधा होती है, और वहाँ के लोग भी अपने एरिया को डेवलप करने के लिए एकजुट होकर वर्क करने के लिए तैयार थे। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे स्टेट्स बनाए गए, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के आधार पर। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसीज आई। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगी, तो उस समय ये बताया गया, उस समय हमारे कंट्री का कोई लैंग्वेज नहीं था, मतलब हम सारे नेशनल लैंग्वेज था, हम अपनी भावनाओं को आपस में एक दूसरे को ही बात करते थे। लेकिन नेशनल लेवल पर हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हम अपने को कैसे रिप्रेजेंट करें, किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें। तो उस समय हमारे कंट्री की कोई लैंग्वेज डिसाइड नहीं थी, लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कैन नॉट इम्पोज हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नेशनल को फर्स्ट मतलब नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो लेकिन कुछ स्टेट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्होंने इसका अपोज किया। वो ये चाहते थे कि हिंदी को ही नहीं इंग्लिश को भी प्रमोट किया जाए। तो हमारे यहाँ फिर ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि हिंदी फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश को सेकंड नेशनल लेवल लैंग्वेज बनाया जाएगा। इसलिए ये हमने किया कि इससे हमारे कंट्री में श्रीलंका वाली सिचुएशन ना बने, कि श्रीलंका में जो लैंग्वेज को लेकर तमिल और सिंघालिस के बीच जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमने क्या अपनाया, बेल्जियम में जो पॉलिसी अपनाई गई थी कि क्रिश्चियंस और फ्रेंच, डच, इन लोगों को साथ लेके चला गया। हमने भी वही पॉलिसी अपनाई। हमने उसका एक बीच का रास्ता अपनाया कि सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं थी नेशनल लेवल बनाने की या वर्क करने की। तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम हिंदी फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज होगी और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को डिसाइड किया गया, ताकि हम, लेकिन हमारे यहाँ इसके अलावा 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मतलब इसके यहाँ बाद भी हमारे यहाँ 22 लैंग्वेज और हैं, जिसको हम अगर कहीं कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए हम इन लैंग्वेज को में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने वर्क को अंजाम दे सकते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो इस तरह से ये डिसीज़न लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। और फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशन, हम यहाँ पर एक और चीज़ देखना चाहेंगे कि सेंटर और स्टेट रिलेशन कैसे बने, क्या हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस दैम। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन स्टेट को लेने में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती थी। स्टेट अपने एरियाज़ में, अपने स्टेट में डिसीज़न लेने के लिए पूर्णतः उनको मतलब वो डिसीज़न मेकर हो गया था, आंसरेबल नहीं थी सेंटर के लिए, और वो अपनी डिसीज़न ले सकते थे। यहाँ पे एक और चीज़ें आई, कोलाइटेशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। और यहाँ पर कोलाइटेशन गवर्नमेंट हमने देखा कि जब इलेक्शन होते हैं कई पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो अब ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उस सिचुएशन में पार्टियां क्या करती हैं, 2-3 पार्टियां मिल जाती हैं और मेजॉरिटी अपनी बना लेती हैं और फिर वो अपने पावर्स को आपस में इफेक्टिव रूप में शेयर करती हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाती हैं और काम को अंजाम देती हैं। ऐसी सिचुएशन कई बार आती हैं और अपने वर्क को हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी कंट्री में रियल रूप में हम सक्सेस हुए फेडरलिज्म सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर। मतलब हमारे यहाँ की जो सिचुएशन थी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ कई लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक ही सक्सेस हुई। यूनिटरी गवर्नमेंट को चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमको सामना करना पड़ता है।
What undermines the spirit of federalism, Central misusing the constitution or to dismiss the state government that was controlled by the rival parties. मतलब यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी रूप में मिसयूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन का तो स्टेट गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल लगा सकती है। दूसरा, अपोजिट पार्टी भी इन पर कंट्रोल लगा सकती हैं, अपोज कर सकती हैं। तो इस तरह से स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म ये थी, अंडरमाइन था स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म में। कोलाइटेशन गवर्नमेंट लीड टू ए न्यू कल्चर। कोलाइटेशन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ एक नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयरिंग का, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी चीज़ें, हमने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी, और काफ़ी सुविधाएं देने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमको मतलब सारे लोगों को, आप देखते हैं कि एक छोटा पौधा लगा और उसके चारों ओर बहुत सारी घास उगाए तो प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर वो घास बीच वाले को भी साथ लेकर चलें तो हमको डेवलपमेंट होने में सुविधा होती है। Decentralization, when power is taken away from central and state government and given to local government। हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में, और हमने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट इंडिया में बनी, अभी तक हम फेडरलिज्म के बारे में डिटेल्स में देख रहे थे कि फेडरलिज्म है क्या, वहाँ पावर क्या है, कैसे होना चाहिए क्या। तो यहाँ हमने इंडिया में ये अपनाया कि हमारे यहाँ 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाएगी, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ताकि हम प्रॉब्लम्स को मिलकर फेस कर सकें और डिसाइड कर सकें। वाई वह तो इसका रीज़न क्यों हमने ये अपनाने की कोशिश की, इसका रीज़न ये था वस्टिनीज ऑफ स्टेट्स एंड साइज एंड पॉपुलेशन। हमारे कंट्री की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरनल डाइवर्सिटी है और नीड फॉर पावर शेयरिंग, और हमारी ज़रूरत है कि हम पावर शेयर करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चला सकें। इसलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो हमारे यहाँ बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का? पहला है सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। हम जो होते हैं सॉल्व कर सकते हैं लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज होती हैं लोकल लेवल पे। सेकंड है पीपल है, जो वहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन लोकेलिटी, मतलब वहाँ के लोकल लोगों को सारी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। सेंटर से आके सेंट्रल गवर्नमेंट आके हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को या हमारे जो पार्षद की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएगी, ये पॉसिबल नहीं होता है। बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली, मतलब हम बेटर आइडियाज़ के साथ अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मनी हमको यहाँ पर स्टेट हमको अवेलेबल कराए तो हम अपने एफिशिएंट कर सकते हैं, को सही तरीके से निपटा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कई बार तुरंत डिसीज़न लेना होता है, ये हम नहीं कर सकते कि थ्रो प्रॉपर चैनल जाए, पता चला कोई पेशेंट बीमार है तो तुरंत उसके पास पैसे नहीं है और उसको तुरंत फैसिलिटीज़ देनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सेंट्रल से परमिशन लेते लेते वो इंसान तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लोकल लेवल पे हमारी ये गवर्नमेंट की मेन सक्सेस हो सकती है। और ये एक्ट जो पास हुआ 1992 एक्ट पास हुआ, ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ डिसीजंस ले लिए गए ताकि पावरफुल और ये थर्ड टायर जो है लोकल लेवल की गवर्नमेंट ये इफेक्टिव हो सके और सक्सेस हो सके। पहले ये था इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। सेकंड था रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड OBC, मतलब यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि लोकल गवर्नमेंट का रेगुलर मतलब हर 5 साल में इलेक्शन हो, रिजर्वेशन सीट डिसाइड हो SC ST OBC के लिए। थर्ड पॉइंट था कि वुमेन्स को भी
डेवलप करने के लिए, महिलाओं को भी आगे लाने के लिए 1/3 सीट डिसाइड की गई, रिजर्व की गई उनके लिए। और 4th पॉइंट था स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ना कंडक्ट कर, वो हमको लॉ बना के भेज सकता है, लेकिन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विथ लोकल बॉडी, और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को डिवाइड करके लोकल बॉडीज़ को दे, ताकि हम काम को सही तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएँ। और इसमें हम बहुत हद तक सक्सेस भी हुए हैं। आप देखिए हम कैसे ये अपने डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइडेशन का फार्मूला है रूरल एरिया में। आप देखिए पंचायत राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एरिया। विलेज लेवल पे आप देखिए ग्राम पंचायत बनती है इलेक्शन द्वारा, विलेज गांव के लोग उसको इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा पंचायत इलेक्ट होने के बाद उसको ग्राम सभा बनाया जाता है, जो मेंबर्स ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं, और ग्राम सभा का हेड सरपंच होता है। इसी तरह ब्लॉक लेवल पे होता है, मतलब इसके मेंबर्स इनको चुनते हैं, ब्लॉक लेवल के मेंबर्स को चुनते हैं। एक पंचायत समिति बनाई जाती है, इसके इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स बनाते हैं इसको, और इसका हेड वीडियो होता है। मतलब विलेज लेवल पे सरपंच होता है, ब्लॉक लेवल पे वीडियो होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला चेयरपर्सन होता है। इसके मेंबर्स यहाँ पे जिला परिषद बनाया जाता है, फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब मेंबर ऑफ जो लोकसभा होते हैं वो भी, और एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये भी डिसाइड करते हैं और डिसीजन लेते हैं। अब हम स्टेट लोकल लेवल अर्बन एरिया, मतलब सिटी की बात करते हैं। टाउन में आते हैं तो टाउन में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, जो उसका हेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ का काम होता है कि हमें सड़कें व्यवस्थाएं दिलाएं, स्ट्रीट लाइट्स दिलाएं, नालियों की सफाई की व्यवस्था रखें। तो ये सुविधाएं जो हमें देती है ये म्यूनसिपैलिटीज़ देते हैं। अगर हम बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है और उसका हेड मेयर बनाया जाता है। यही फैसिलिटीज़ मेयर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हमें देते हैं। लेकिन इसके बावजूद डिफ़िकल्टीज फेस बाय लोकल गवर्नमेंट, इसके बावजूद भी कई बार लोकल गवर्नमेंट को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यहाँ पर इलेक्शन मतलब रेगुलरली नहीं हेल्ड हो पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक आती है कि जो मेंबर्स होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, गलत मिसयूज़ करते हैं अपने पावर्स का, यहाँ ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग, मतलब लोगों को वर्क को ट्रांसफ़र नहीं करती है, पावर को शेयर नहीं करती है, उनको रिसोर्सेज नहीं देती है, पैसे नहीं देती हैं, वर्कर्स नहीं देती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर छोटी सी एग्जांपल, हमारे यहाँ अगर म्यूनसिपल पार्टीज़ अगर हमारे यहाँ से सफाई कर्मचारी को ना भेजे तो सड़कें साफ़ नहीं होंगी, नालियाँ साफ़ नहीं होंगी, या हमारे यहाँ रात को लाइट चली गई है और हम इलेक्ट्रिसिटी वाले आके हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन अगर ट्रांसफार्मर को नहीं बनाते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण भी हम मतलब लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।